नमस्कार बच्चों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। 18 जून 2020 क्लास 12th मैथ्स का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें पहले वीडियो में सेक्शन ए कंप्लीट किया हमने और दूसरे वीडियो में हमने सेक्शन बी को कंप्लीट किया था। ये तीसरा वीडियो है, इसमें आप पूरा हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न दिया गया है कि हल करो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर होगा π/3 के। तो आपको इसको हल करना है, यानी x का मान बताना है। हम सबसे पहले साइन की जगह क्वेश्चन को कोस इनवर्स में चेंज करेंगे और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। तो साइन इनवर्स x की जगह हम लिखेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x। इसी तरह से यहाँ रखेंगे, इनको हल करेंगे तो आएगा 2π/3। अब ये फॉर्मूला कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, ये फॉर्मूला में यहाँ काम में लेंगे, है ना। इसको सरल करेंगे या कोस इनवर्स को इधर लाएंगे, कोस 2π/3। कोस 2π/3 का मान होगा कोस पाई माइनस π/3 और हम जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश, उसमें आता है कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा, यानी इसका मान आएगा -1/2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ से वर्ग करेंगे, सरल करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। सेक्शन सी का 17वां प्रश्न ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि हमें ये लाना है 1/a 1/b, यानी यहाँ पर फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे a कॉमन लेंगे तो यहाँ, और सेकंड रो में से b कॉमन लेंगे, थर्ड में से c कॉमन लेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हमें 1 प्लस, ये सब प्लस में चाहिए तो 1 प्लस 1/a 1/b, तो सबको ये संक्रिया काम में लेंगे कि पहली पंक्ति में पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी पंक्ति को जोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको कॉमन लेंगे, 1 1 1 रह जाएगा। अब इस 1 1 में से किन्हीं 2 1 1 को 0 कर दो। इसके लिए हम कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट घटाएंगे, कॉलम थर्ड में से भी कॉलम फर्स्ट घटाएंगे। तो एक तो कॉलम सेकंड चेंज होगा, एक थर्ड चेंज होगा। पहला कॉलम ऐसे ही आ जाएगा, है ना। इनमें से इसको घटाना है तो 1 में से 1 माइनस, इसमें से 1/b माइनस, तो इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब हम क्योंकि फर्स्ट रो में 2 0 आ गया तो हम पहली पंक्ति के आधार पर इसका प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ से आएगा। पंक्ति स्तंभ को दबा दे तो ये आएगा, इस तरह से इसका मान 1 आएगा। तो ये हमें सिद्ध करना था। सेक्शन सी का 18वां प्रश्न हल करो। इस निकाय को हल करना है। पहले इसको हम सरल करेंगे कि इस अवयव को इस अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पंक्ति इससे गुणा होगा तो 3x 0y 3z, और इधर 8 और ये दोनों अवयव को जोड़ना है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। फिर ये दोनों अवयव बराबर है, यानी 3x 0y 3z बराबर आएगा 8 प्लस 2y के। 2y को इधर लाएंगे तो ये एक समीकरण निकाय बना। सरल करने पर इसको हल करना है, x y z का मान निकालना है, तो हम क्रैमर नियम से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ डेल्टा का मान निकालना है, मतलब डेल्टा होगा x y z का गुणांक। जैसे यहाँ 3 - 2 3 है, 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, 4 3 - 2 है। अब इसका मान निकालना है। पहली पंक्ति के प्रसार से भी निकाल सकते हैं या फिर हम सारूष्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरे कॉलम के बाद पहला कॉलम वापस रखेंगे, दूसरा कॉलम रखेंगे। अब इसका मान निकालने के लिए ऐसे गुणा करेंगे, 3 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ये आएगा, -2 -1 और 4 का मल्टीप्लाई आएगा प्लस का 8। इसी तरह से 3 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18। अब ऐसे तो ये 4 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। 3 -1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, और -2 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा 8। अब यहाँ पर 18 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 26। ठीक है, 18 और 8
26 में से 6 गया तो बचेगा 20, है ना। तो यहाँ पर है 20 माइनस, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा बराबर आ रहा है 20, इसका मान आया 20। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 12 और 8 20, 20 में से 9 घटा देंगे, 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11, यानी डेल्टा का मान आ गया 9। इसी प्रकार हम डेल्टा 1 का, डेल्टा 2 का, डेल्टा 3 का मान निकालेंगे। डेल्टा 1 का मान कैसे आएगा कि ये जो था इसमें पहला कॉलम चेंज हो जाएगा, पहले कॉलम में आएगा ये डी वाला मान 814, तो यहाँ पे आएगा 814, बाकी दूसरा तीसरा कॉलम वही रहेगा। डेल्टा 2 में इसका डेल्टा जो सेकंड कॉलम है इसमें 814 आएगा, डेल्टा 3 में थर्ड पे आएगा। सारू सूत्र से मान निकालेंगे क्रैमर नियम से, x बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा होता है, y बराबर डेल्टा 2 बटा डेल्टा होता है, z बराबर डेल्टा 3 बटा डेल्टा होता है। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। बोर्ड पेपर 2020 में सेक्शन सी में आया 19वां प्रश्न ये था कि इसका समाकलन करना, तो हमने यहाँ पर x की जगह रखा a tan स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ x की जगह रखें a tan स्क्वायर थीटा, फिर इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर आएगा a tan स्क्वायर का अवकलन 2 tan थीटा, फिर tan का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर कोस इनवर्स x की जगह मान रखा। ठीक है, इस a यहाँ पर है, ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, tan स्क्वायर tan रह जाएगा वर्गमूल लेने के बाद, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक। ठीक है, अब यहाँ tan यानी साइन बटा कोस, और ये 1 अपॉन कोस से कोस कट जाएगा तो साइन रह जाएगा, और ये 2 है हमने बाहर ले लिया, बाकी ऐसे ही। अब यह कोस इनवर्स है तो हम साइन को लिखेंगे कोस π/2 माइनस थीटा, कोस से कोस कट गया तो π/2 माइनस थीटा, और ये अब हम इसका खंडित समाकलन करेंगे, इसको पहला और इसको दूसरा फलन मानकर। ठीक है, तो ये हमने खंडित समाकलन किया, 2a बाहर है, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन है tan सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का फिर करेंगे समाकलन। इसका समाकलन tan सेक स्क्वायर का समाकलन करना है, tan को मान ले t, तो ये इसका अवकलन नहीं हो जाएगा dt, t का क्योंकि घात 1 है तो इसके हो जाएगा t की घात 2 बटा 2, तो t की जगह ये रख देंगे tan, तो इसका समाकलन आएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 2, इसका π/2 का अवकलन 0, इसका -1 माइनस, और इसका वापस उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस माइनस प्लस। अब tan स्क्वायर का समाकलन करना है तो tan स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर का समाकलन tan, 1 का समाकलन थीटा, तो इसमें फिर आप चाहे तो थीटा की जगह मान रख सकते हैं। 20वां प्रश्न ये था कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4by के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो इनका जो छायांकित भाग है हमने यहाँ पे बताया, y स्क्वायर बराबर 4x यानी ये परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4x जिसको हम C1 कह रहे हैं, और दूसरा है x स्क्वायर बराबर 4by यानी ये जिसको हम C2 कह रहे हैं। हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ ये वक्र ऊपर आ रहे हैं, तो ये आएगा y C1 माइनस y C2। अच्छा, ये दोनों का प्रतिच्छेदक बिंदु है, इसका निर्देशांक इस तरह से आएगा 4a की घात 1 बटा 3, b की घात 2 बटा 3। अब इस सूत्र में मान रख देंगे y C1 यानी यहाँ से y का मान लेंगे, y C2 मतलब यहाँ से y का मान लेंगे, और इसकी जो लिमिट आएगी 0 से लेके यहाँ तक, x का मान ये है, समाकलन करके मान रखेंगे तो आंसर आएगा। 21वां प्रश्न ये था कि वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32 तथा रेखा y बराबर x तथा x अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये जो वृत्त है इसका केंद्र आएगा मूल बिंदु पर, और इसकी त्रिज्या का जो वर्ग है वो है 32। ठीक है, यानी 32 का वर्गमूल लेंगे तो इसकी जो त्रिज्या आएगी 32 का वर्गमूल 4√2, यानी b का निर्देशांक 4√2, 0, और दूसरी है रेखा y बराबर x, इस तरह से जाएगी। ठीक है,
तो ये दोनों यहाँ काटते मतलब हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पहले ये जो बिंदु ए है जहाँ रेखा और वृत्त काटते हैं, इसका निर्देशांक है 4,4, तो इसका हम निर्देशांक निकाल लिया प्रतिच्छेदक बिंदु का 4,4। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यह आएगा इस भाग का क्षेत्रफल OAC का क्षेत्रफल आएगा y रेखा dx और इसकी लिमिट आएगी 0 से 4 तक। फिर इस वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा y वृत्त और इसकी लिमिट आएगी 4 से 4√2, ठीक है। y का मान रेखा में से निकालेंगे, तो y का मान रेखा में से तो आएगा x dx और y का मान यहाँ से भी निकालेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर को उधर पहुँचा दें और उसका वर्गमूल लेंगे, फिर इसका समाकलन करके आंसर ला सकते हैं। प्रश्न रेखिक अवकल समीकरण को या इस अवकल समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 + y² को इधर लाएंगे, इसका उधर पक्षांतरण किया, माइनस को अंदर गुणा किया और ये जो 2x वगैरह है इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखें कि tan इनवर्स y भी नजर आ रहा है और tan इनवर्स y का अवकलन ये पूरा अवकलन में आ जाता है। तो ये एक ऐसे अवकल समीकरण है जो रेखिक अवकल समीकरण में समाहित हो सकती है। उसके लिए मैं यहाँ पे tan इनवर्स y को कुछ v मानना पड़ेगा। तो अगर इसको v माना, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो इसकी जगह तो v आ जाएगा और इस पूरे की जगह dv/dx आ जाएगा। तो अब ये जो है रेखिक अवकल समीकरण है जो कि इस प्रकार की है, dy/dx + py = q। अब यहाँ p की जगह है 2x और q की जगह x3, और हम जानते हैं कि रेखिक अवकल समीकरण का जो हल होता है, समाकलन गुणांक होता है, वो आता है e⁻p dx। p का मतलब है ये 2x। इसका समाकलन करेंगे तो आएगा इस तरह से। तो ये समाकलन गुणांक है। अब इसका हल आ जाएगा v × if q × if dx + c, ठीक है। if का मान रख देंगे और सरल करेंगे। यहाँ x² है, x² को t मान लो, तो इसका अवकलन 2x dx वगैरह इस तरह से ये खंडश से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 23वां प्रश्न, ठीक है। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ठीक है, इस 1 + y² को उधर ले जाएंगे, ठीक है। dy/dx का मान निकालेंगे, ये भी अपॉन में आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि dy/dx यानी अपॉन में ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको पलटाएंगे, dx/dy का मान आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x के बटा में भी ये है, इसके बटा में भी लगा देंगे और इस x बटा इसको इधर लाएंगे। तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन ये इस प्रकार की है ना, dx/dy + px = q। px तो x का जो गुणांक है, x का गुणांक जो होगा वो p है, तो x का गुणांक यहाँ पे है 1/1 + y² और ये q है। तो इसका p = q बराबर आ गया। इसका समाकलन गुणांक आएगा e⁻p dy विद रेस्पेक्ट टू y। p का मान यहाँ रख देंगे, इसका समाकलन ही आएगा। तो if आ गया। अब हम इसका हल इस सूत्र से निकाल सकते हैं, x × if q × if dy + c। if की जगह मान रख देंगे। यहाँ पर इसको e⁻tan इनवर्स y को t मानेंगे, तो e⁻tan इनवर्स का समाकलन आएगा e⁻tan इनवर्स y × 1/y² dy/dt। तो इस तरह से आंसर आएगा। 25वां प्रश्न ये था कि आलेखी विधि से हल करो, इसको अधिकतम करना है, जबकि प्रतिबंध हमें ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी संगत समीकरण के लिए दो हल निकालेंगे। इसमें जैसे अगर इसकी संगत समीकरण आएगी 4x + 6y = 60। अब इसमें x की जगह 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y का मान 10। इसी तरह से y 0 करेंगे तो ये दो बिंदु है। इसका हमने ये ग्राफ बनाया, यानी 4x + 6y = 60 का। अब हमें ये देखना है कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है कि नहीं। तो इसमें हम x की जगह और y की जगह 0 रख देते हैं, तो 4 × 0 6 × 0 और ये आएगा। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो रहा है जो कि सत्य है, यानी इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। तो एक तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब हम दूसरे का देखेंगे। अब ये जो दूसरा वाला प्रतिबंध है,
इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, देखते हैं कि इसकी संगत समीकरण आएगी। इसमें भी x की जगह 0 रखेंगे तो y 20, y की जगह 0 रखेंगे x 10। तो इसका ग्राफ आएगा समीकरण का कि y बराबर 20 और x बराबर 10। तो ये जो है ना, ये इसका है 2x प्लस y बराबर 20 का है। क्या इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है? तो यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो आएगा इस तरह से, जो कि सत्य है। मतलब इसके हल क्षेत्र भी, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर इनका इस तरह से आएगा, तो ये इनका कहलाएगा सुसंगत हल क्षेत्र, इस तरह से। इसको हम O A B C नाम दे रहे हैं, यहाँ पे B है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों, जैसे ये मूल बिंदु है 0 0, A का निर्देशांक है क्योंकि x अक्ष पर तो 10,0, ये C बिंदु y अक्ष पर है इसलिए इसका निर्देशांक 0,10, और ये जो B है इसका निर्देशांक है 7.5,5 जब आप ग्राफ में करेंगे। अब इनके संगत z का मान 0 0 पे तो 0, या इस पे निकालेंगे तो 20, इस पे निकालेंगे 30। तो हम देख रहे हैं कि z का अधिकतम मान आ रहा है 30 इन दो बिंदुओं पर। तो आंसर लिखेंगे कि z का अधिकतम मान 30 प्राप्त होता है इन दो बिंदुओं पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, शेष बचे 5 प्रश्न मैं अगले वीडियो में डालूंगा, वो भी आप देखिए। धन्यवाद।